उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप की एक्सीडेंटल मौत के बाद उसे दादी ने अपनी निगरानी में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि इस घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात रहती थी, इस घर में एक बहू की बहुत कमी है। वो हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता। दरअसल अभी तक उसे अपनी आइडियल मिली ही नहीं थी। लेकिन जब वो दादी के साथ गांव आया तो जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी उसके साथ आ गई थी। अशर ने बीवी के लिए जो आइडल बना रखा था वो चूर चूर हो चुका था। अशर ने गांव में ही सोच लिया था कि वो उसे कभी भी बीवी का दर्जा नहीं देगा। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद पूरी हो चुकी तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसी के प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम उठा है और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है। या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बना कर ले आती है। हालांकि उसने शौहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया कि बीवी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वह खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी बीवी वाले सारे फर्ज निभा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सका, क्योंकि वो गांव की थी और वो शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने का कोई शौक नहीं था, ना आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वो अखबार की हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियत नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। उसने अपने सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन उसके ख्वाब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। दादी के आने में अभी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजरें उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे के बाद उसे फिर महसूस हुआ जैसे उसे कोई मुस्तकिल देख रहा है। इस बार उसने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो उसे पता चला वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, उससे चुपके चुपके उसे देख रही है। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी, शायद इसलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। उसे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज से उसकी आंख खुली। तब उसने चादर से देखा। वो लड़की हाथ बांधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर वो चादर के अंदर से आंखें खोलकर उस लड़की को देखने लगा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसे नहीं पता वो भी उसे देख रहा है, लेकिन अगर उसे पता होता तो वो शायद हड़बड़ा कर वहां से बाहर निकल जाती। वो सुबह काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। आज एक बार फिर वो उसे लगातार घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? दिमाग ये समझने से खाली था, मगर उसने खुद में नया बदलाव ये महसूस किया कि वह अखबार बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। पता नहीं क्यों वो फिर से अपना ध्यान अखबार पर नहीं दे पा रहा था। वो इन्हीं सोचे में उलझा बैठा था कि वो उसके पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था। वो परफ्यूम इतना लगाकर आई थी कि जैसे नहाकर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी उसने हमेशा से अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से फराह की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। उसने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई और अशर ने चाय उठाकर पीना शुरू कर दी। लेकिन फराह उसके पास ही खड़ी थी। फिर कहने लगी, वो जी हम बाहर चले। वो दिल की बात जबान तक ले आई। अशर ने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। कहाँ? जी वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो कैसी खुश फहमियाँ है मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही हैं। उसने चाय का सिप लेते हुए अंदर तंज भरी हंसी से कहा, नहीं मैं जरा बिजी हूँ। अशा ने रूखेपन से जवाब दिया। फिर लड़की का चेहरा बुझते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और वो भागते हुए अंदर चली गई।
वो जानता था कि अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेगी मैडम। अशर काफी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर की नजरें दौड़ाने लगा। कहाँ गई नजर नहीं आ रही, वो उसको देखना चाहता था, उसके दिल ही दिल में सोचा। फिर पानी पीने के बहाने वो किचन में चला गया, वहां भी उसे वो नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर वो अपने कमरे में गया, मगर वहां भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। बेसाख्ता वो दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। ए खुदा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? तू इतनी बड़ी कायनात का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती? तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है, सब इख्तियार है तेरे पास, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो रब से शिकवा कर रही थी। मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा है, तेरी इबादत की है। उनका तू मुझे ये सिला देगा? मुझे मेरी नेकियों का सिला दे दे। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दे। भले आखिरत में मेरे लिए कोई खास हिस्सा न रख, लेकिन इस वक्त मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटा। वो खुदा से अपनी नेकियों का सिला मांग रही थी, खुदा को अपनी इबादत जता रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी दी हुई चीज वो वापस मांग रही थी। ये भी भूल गई थी कि वो खुद एक मामूली सी बंदी है। इंसान भी क्या चीज है, बड़े शौक से इबादत करता है और जरूरत पड़ने पर अपनी ही इबादत का हिसाब मांगने लग जाता है। पता नहीं वो क्या मांग रही थी, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो वो खुदा से इतना गिड़गिड़ाकर मांग रही थी। अशर दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों उसने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर वो उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सा उसका जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए तो है इस घर में। एक बात तो वो शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही वो उनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसीलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। ना ही ये वो लड़की है जिसके साथ उसको अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, ना गुजार सकता है। उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसे उलझन होती थी। उसकी शक्ल देखकर उलझता था, नफरत होती थी इस लड़की से। आ गई गांव से मेरे इस शहर में। फराब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। उसने गौर से उसका चेहरा देखा, जहां कोई आंसू कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब वो लड़की अपनी कमजोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वो किचन में जाने लगी तो उसने उसको आवाज दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ हम, मतलब हम दोनों के। वो मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंस हंस कर मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार अशर को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो अपनी जिंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। उसने आइडियल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वो दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। वो क्योंकि थक चुका था इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। और फिर एक दिन इस पगली सी लड़की ने उसकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी उसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो उसने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी ये बात। काली रंग की और भी शर्ट मेरे पास है और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने इतनी बड़ी गलती करके क्यों बताई? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपको झूठ बोलकर मैं बच भी सक जाऊंगी, तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो सब जानता है ना। हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पागल लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में। वो सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि वो अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता कि कौन सही है, ये अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियां जो अपने शोहरों पर हुकूमत करती थीं। न खाना बनाना, न बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। उसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब ही लगती थीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियां थीं जो शोहरों की हर बात पर एतराज करती हैं, और एक ये है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफेद है तो ये अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शोहर को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए उसे 30 दिन हो चुके थे और इन 30 दिनों में उसने नोट किया था कि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना है मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उससे सवाल करती थी, और वो बस हूँ हाँ में या कभी कभी तो उसे गुस्से से झिड़क भी देता था।
मगर वो कभी उसके गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और एक दिन उसके पूछने पर कि क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो, तो उसने जवाब दिया कि जी मेरे पास इतने ही कपड़े हैं और बाकी मैले हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी 4, उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ जिस लड़की के शौहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो उसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े। ये इतनी अजीब बात उसको लगी। उसने खुद ढेरों कपड़े थे और उसने उससे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा उसने? उसे मांगना चाहिए था, ये उसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी, अब सो जाओ। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वो उसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ लें। उसके छूने पर उसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? वरना मैं तुम्हें कबूल कर सकता हूँ ना कभी करूंगा, इसलिए अच्छी बीवियों वाला रवैया छोड़ दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। उसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो एकदम चिढ़ गया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, उसने चिल्लाकर कहा। याद आया वो जाहिल गवाह लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। उसका खून खौल रहा था। काफी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब उसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे जागने में देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो वो उठकर वॉशरूम गया और सर में हल्के दर्द का ऐसे एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाक्य अभी भी दिमाग में ताज़ा था और हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर था। वो समझ गया वो उससे नाराज़ है। तुमने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आए, उसके दिल ने आवाज़ दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ कि नाश्ता बनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की उसकी आदत ही छूट चुकी थी। वो बिना नाश्ते किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। वो ये सोचकर खड़ा हो गया कि कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियां उतरते हुए वो सोच रहा था। कहाँ चली गई? चली गई तो उसे क्या? वो जहां भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था कि चली जाए उसके घर से। लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। वो खुश क्यों नहीं है, जबकि उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था? क्या वो उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल ने फौरन आवाज आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई है। मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उसे पहली बार पता चला कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढकर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह समझ सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, उसे जलील करता रहूं? उसे बीवी नहीं समझा, लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आती है? जी। या खुदा मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटाए। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दे। जी, वो आपकी काली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओह मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था, हालांकि उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था।
सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड में चला रहा था। जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली न जाए। भागकर वो रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी जनाब, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है। उसकी तो जान निकल गई, खून सूख गया था, खाकर वो ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है? काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया, अपने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो उसे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। वो उसे पकड़कर झंझोड़ने लगा। जी वो हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ, कहने लगा अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी गुस्सा करूं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मैं तुम्हें दिल से बीवी एक्सेप्ट करता हूँ। तुम एक लड़की नहीं रहोगी बल्कि मेरी प्यारी सी बीवी बनोगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी ही नहीं रहा। वह कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब वो आवाज दे रहा था, पुकार रहा था, भाग रहा था, तो उसकी आवाज वो सुन ही नहीं पाई थी। उसके शौहर जो सुबह आग बरसा रहे थे, बड़ी बेताबी से अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। बहुत देर तक वो उसे देखती रही और कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आंखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करें, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। और फिर मुस्कुराकर शरारत से कहने लगी, आपको एक सच बताऊं, मैं आपको देख चुकी थी। आप मुझे ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं खिड़की से आपको मुंह बनाए देख रही थी, लेकिन मैं उस वक्त आपके पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि आपने मुझे इतने दिन तंग किया है। मेरे शौहर ने इतने दिन तंग किया है तो मैं आपको तंग कर रही थी, देख रही थी। वो तड़प और अपना बदला वसूल कर रही थी। सुबह वो उससे नाराज थी, रोई थी, लेकिन आज की सुबह वो सब कुछ नहीं हुआ था। वो तो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना कर पाता। ये तो किस्मत का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है, हमारे लिए बेहतर फैसले करता है। वही है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया उसकी है। उसने निगाहें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पाँव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं, और कब वो दिलों में नफरत निकाल कर मोहब्बत भर दे, ये उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।